कहा जा रहा है कि धान का रकबा कम किया जाए, लेकिन किसानों की भी मजबूरी है कि जो बासमती खेती है खासकर वो इतने फायदेमंद है कि उसका विकल्प जो खरीफ के मौसम में क्या हो, ये भी हमारे शोध के लिए विषय बना है। 2 प्रजातियां विकसित की बासमती की, जैसे आपने बताया पूसा 1979 और 1985। ये दोनों जो है सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार भी पूसा कृषि विज्ञान मेला में किसानों की बहुत लंबी भीड़ थी और हम उतना आपूर्ति नहीं कर पाए। ये जो किसानों का रुझान धान की सीधी बिजाई की तरफ आ रहा है, ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा। किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, इस समय मैं देश के सबसे बड़े कृषि से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र पढ़ारिया जी। आप संयुक्त निदेशक हैं विस्तार, ज्वाइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन है, और इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि गर्मी के दिन हैं, धान भी लगा रहे हैं किसान, मूंग की फसलें भी मैंने यहाँ खड़ी हुई देखी हैं, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में ये क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को, तो आइए बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसान भाइयों को बताएं कि हमारी अब देश में किसानों के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की तरफ से सभी किसान भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि खरीफ का मौसम शुरू हो गया है, किसान बुआई की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। तो अभी हमें 2-3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जिन जिन क्षेत्रों में लोगों ने अपने मिट्टी और जल प्रबंधन के लिए कार्य शुरू किए हैं, पहले वहीं पर देखें कि वर्षा का आगमन से पहले हमें समर का जो जुताई होता है, ग्रीष्म मौसम की जुताई वो करके तैयार रखना चाहिए ताकि जो भी जल हो उसका संचयन कर सकें। बहुत सारे किसान भाई अपनी मिट्टी के बारे में, उनके सेहत के बारे में सोचते हैं। उन्होंने मूंग की खेती की है और जैसा कि जानते हैं कि मूंग की खेती करने से जमीन की उर्वरता बढ़ती है और किसान भाइयों के लिए संदेश के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है, जो माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के आह्वान पर किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी लगभग 108 टीम का चयन किया है, जिसमें हमारे 4 से 5 वैज्ञानिक हैं और एनसीआर दिल्ली क्षेत्र के गांवों में जाकर के किसानों को अवगत करा रहे हैं। इसमें मुख्य मुद्दा ये रहता है कि किस तरह से हम अपना मृदा का संरक्षण कर सकें, मृदा की उर्वरता बढ़ाएं। जैसा कि जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग होने के कारण बहुत ही अंधाधुंध भी कई बार उसका उपयोग होता रहता है, जिसके कारण उसका मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। तो हमें ये देखना है कि अच्छा उत्पादन बना रहे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसकी बात करते हैं, सतत कृषि की जिसकी बात करते हैं, उसके लिए हमारा मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, संतुलित मात्रा में उपयोग करें। और विशेषकर हम देखते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना गया है, किसान भाई बना तो लिए हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके आधार पर किस तरह का डोज, किस उर्वरक का डोज रखना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किसानों को ये भी अवगत करा रहे हैं कि जिन किसान भाइयों ने सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया है वो तुरंत बनवा लें। जिन्होंने बनाया है उसमें देखें कि हमारे खेत में किस तत्व की ज्यादा कमी है, किसकी ज्यादा जरूरत है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों से या कृषि विज्ञान केंद्र से या राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके अपने फसल के अनुसार उसको उर्वरक का उपयोग करें। दूसरा, हम ये भी कह रहे हैं किसान भाइयों को कि जब भी मौका मिले, तो जैसे कि अब तो समय बीत गया, हरी खाद का इस्तेमाल जरूर करें। उसके जो बीज हैं आप पूर्व में तैयारी करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करा करके रख लिया करें, ताकि अगले मौसम में आप सचेत रहें कि हरी खाद का भी उपयोग कर सकें। उसी तरह से पूसा संस्थान की तरफ से बायो फर्टिलाइजर जो हम लोग के बने हैं, उसको भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। लगभग डॉक्टर साहब, बायो फर्टिलाइजर की ना आपकी बहुत अच्छी मैं प्रशंसा करता हूँ, मगर इनकी अवेलेबिलिटी की बात करें, कई किसानों के हमको टेलीफोन आते हैं
तो इसको सुगमता से कैसे उपलब्ध करा सकेंगे हम उनको? हर संस्थान एक सीमित दायरे में काम करता है जी और किसान हमारे लाखों की संख्या में है। जी आपका बिल्कुल प्रश्न जायज है जी कि इसकी उपलब्धता कहाँ से हो सके। तो हमें देखना पड़ेगा, कुछ बाजार में भी उपलब्ध है। अच्छा। लेकिन जो गुणवत्ता वाले चीज है उसको खरीदते समय चयन करें। अब पूसा संस्थान के तरफ से हम लोग किसानों को ये भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरह से बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, उपयोग करें। और कुछ जो है सामूहिक स्तर पर तैयार भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए भी प्रशिक्षण कर रहे हैं और उनको आसपास के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे संपर्क रखें। अगर ग्रुप में आकर के पहले बता दें कि हमें इतना चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट होगा, इसकी तो आप बना सकते हैं। तो कोई भी संस्थान पूर्व में तैयार होगा तो अपना उत्पादन करके दे सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं यहाँ बीज लेने आया हूँ, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ये दोनों ही किस्में बहुत अच्छी रही हैं, मगर किसानों का थोड़ा रुझान पिछले साल कम था। इस साल ये डिमांड बहुत बड़ी है। ये जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है, धान की सीधी बुआई, इस पर किसान अब ज्यादा जोर देने लगे हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर। अगर आपका ये फीडबैक है जी किसानों के तरफ से, तो ये हमारे संस्थान के लिए बहुत हार्दिक प्रसन्नता की बात है। जी जी। और निरंतर हम लोग चाह रहे हैं कि धान की खेती को किस तरह से हम ज्यादा टिकाऊ बना सकें। जी। जैसा कि जानते हैं कि हमेशा फसल विविधीकरण की बात की जाती है। लोग कहते हैं कि चावल की खेती करने से किस तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जल का ज्यादा उपयोगिता हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका भूजल भी नष्ट हो रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए कहा जा रहा है कि धान का रकबा कम किया जाए, लेकिन किसानों की भी मजबूरी है कि जो बासमती खेती है खासकर, वो इतने फायदेमंद है कि उसका विकल्प जो खरीफ के मौसम में क्या हो, ये भी हमारे शोध के लिए विषय बना हुआ है। ये भी हम लोग कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रशिक्षित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि उसके पद्धति में बदलाव करें, जैसे आपने कहा सीधी बिजाई के धान की खेती करने से कई फायदे हैं। एक तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि श्रम, लेबर, वो कॉस्ट बढ़ गया है, लेबर की उपलब्धता मिलती नहीं है, और जल की समस्या है, जो पलेवा करना और उससे ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस होना, ये सारी चीज में कटौती होती है। तो सीधे रूप से सीधी बिजाई हमें इस मामले में फायदा देती है। दूसरा, ये किसान भी समझते थे कि फायदा तो है, लेकिन इसमें कष्ट था। कष्ट ये था कि उसके जो खरपतवार हैं वो ज्यादा हो जाती थी। वो नष्ट करने के लिए या तो दवाई का छिड़काव करें तो उससे फसल पर भी प्रभाव पड़ता था, लेबर की मजदूरी बढ़ जाती थी, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो लागत है बढ़ जाती थी। इसलिए पूसा संस्थान ने 2 प्रजातियां विकसित की बासमती की, जैसे आपने बताया पूसा 1979 और 1985। ये दोनों जो है सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार भी पूसा कृषि विज्ञान मेला में किसानों की बहुत लंबी भीड़ थी और हम उतना आपूर्ति नहीं कर पाए। ये जो किसानों का रुझान धान की सीधी बिजाई की तरफ आ रहा है, ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। सांसद जी, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी आपको कई अहम बिंदुओं पे बात की, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा है कि आप अपने खेत को अच्छे से अभी बनाएं और धान की रोपाई थोड़ा बाद में ही करें, ताकि बौने पौधे भी नहीं आएंगे, ऐसा पिछले साल हमने पाया था। और साथ में कहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड, जो भूमि है उसकी सेहत को सुधारने के लिए आपने अगर भूमि का परीक्षण नहीं करवाया है तो आप उसको निकटतम कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या IRI से करवा सकते हैं, जो दिल्ली के पास में है। और जिस तरह का कार्ड में आपकी भूमि की सेहत आती है, उसमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट ठीक हैं, कौन से कम हैं, और कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, तो आप उस पर भी जोर देंगे। और मैं बधाई देता हूं डॉक्टर पडारिया जी को कि इनके संस्थान ने बहुत अच्छी धान की सीधी बुआई के लिए 2 किस्में विकसित की हैं। अगले साल का इनको फीडबैक दे दिया है, ये प्रचुर मात्रा में बीज को बनाएंगे और ये विभिन्न जगह से उपलब्ध होगा। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से परम आदरणीय डॉक्टर पडारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।